हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। द ग्रोथ मैथ इसका टाइटल है। आज का आर्टिकल एक क्लासिक इकोनॉमिक आर्टिकल है। इकोनॉमिक समझते हैं ना, आर्थिक मुद्दों पे लिखा हुआ। इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे फिगर्स और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। कोशिश करेंगे इस आर्टिकल को कहानी यानी कि स्टोरी की तरह प्रोसेस करें ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठें। शुरू करने से पहले इस आर्टिकल का आपको मैं दिखा देता हूँ क्विज़। जो भी क्लास में सीखोगे इस क्विज पे क्लास के लास्ट में आपको अप्लाई करना है। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस क्विज। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहे जी द ग्रोथ मैथ्स। देखिए, मैथ का मतलब होता है गणित, कैलकुलेशन, हिसाब किताब, और ग्रोथ का मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट। कह रहे इंडिया की जीडीपी में जो ग्रोथ है 2023-24 में ऑनगोइंग ईयर में जो अभी शुरू हुआ है अप्रैल से, कह रहे जो ग्रोथ है ना उसकी कैलकुलेशन अब चेंज हो गई है। पहले जो सोचा गया था उससे कम रफ्तार से 2023-24 में इंडिया ग्रो करेगा, जीडीपी ग्रो करेगी। हालांकि बहुत कम कटौती हुई है, लेकिन 7% की जगह 6% से इंडिया ग्रो करेगा। ये इस आर्टिकल का जो है क्रक्स है। बात आगे समझ में। बात कर रहा है ऑन इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। इंडिया के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स की बात हो रही है, संभावनाओं की या लाइक्लीहुड की बात हो रही है। प्रोस्पेक्ट वर्ड आप जानते हैं, किसी चीज़ का लाइक्लीहुड, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है ना, संभावना। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी रिसर्जिंग ऑयल प्राइसेस, टाइट मनी मे डेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट होप्स। कह रहे रिसर्ज होते हुए ऑयल के प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस समझते हैं ना, कच्चे तेल के दाम। ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल। कह रहा है जी सर्ज होते हुए ऑयल के जो प्राइसेस हैं, रिसर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का फिर से उभरना, किसी चीज़ का फिर से ऊपर आना, अपीयर होना, इंक्रीज होना। और कह रहा है एक जो टाइट मनी है, टाइट मनी का मतलब है इंटरेस्ट रेट्स का बहुत ऊंचा होना। मनी का मिलना बहुत टाइट होना है ना। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो अब लोन लोगे नहीं बैंक से, बैंक से लोन मिलेगा तो बहुत टाइट मिलेगा आपको। कह रहा है ये दोनों ही चीज़ें जो है ना डेंट मार सकती हैं, कमज़ोर कर सकती हैं। और किसको? कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट की होप्स को। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग। आप कुछ पैसा लाए, कुछ कमाया, कुछ बैंक से लिया, फिर उसकी गाड़ी ले आए, उसका घर ले लिया आपने, तो ये कंज्यूम कर रहे हो आप चीज़ें, है ना। और इन्वेस्टमेंट होप मतलब निवेश की आशाएं, बाहर से या अंदर से, दोनों में, देश में कहीं से भी निवेश होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ हर वर्ड पे, और इसका एक सिंपल सा रीज़न है। ऐसा नहीं है आप ये बस पढ़ के आगे निकल गए और इसका मीनिंग आप समझे ही नहीं। मीनिंग और सोल पकड़ना जरूरी है। ये कह रहा है जी 2023-24 में डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है भारत में कमज़ोर रहेंगी, इन पे डेंट पड़ने वाला है। और इसके दो रीजंस हैं। एक तो ऑयल के प्राइसेस दुनिया में बढ़ेंगे, कच्चे तेल के दाम दुनिया में बढ़ेंगे। दूसरा, मनी जो है इंडिया में टाइट हो गई है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को इतना बढ़ा दिया है कि बाजार से कर्जा लेना, उधार लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। टाइट मनी अब आपको मिल रही है। ठीक है, तो आप चीज़ों को पकड़ो, क्रक्स को, आत्मा को पकड़ो सेंटेंसेस की, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऑयल प्राइसेस, टाइट मनी की वर्ब है मे डेंट। डेंट का मतलब है चोट मारना। रिसर्जिंग मतलब फिर से सर्च करने वाली चीज़, फिर से इंक्रीज या फिर से स्पाइक होने वाली चीज़। क्रूड के प्राइसेस तो बढ़ते ही हैं, पहले भी बढ़ रहे थे, बीच में रुक गए थे, अब ये फिर से रिसर्च कर रहे हैं, फिर से बढ़ने की जो है दिशा के अंदर जा रहे हैं। चलिए अब जल्दी से आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ सकें। जरूर से क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। आपके लाइक्स और शेयर्स बहुत मैटर करते हैं, इवन एक लाइक भी बहुत मैटर करता है। इससे टीचर को ये पता लगता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है टाइम की और एफर्ट्स की, वो सही जगह जा रही है, उसको वैल्यू मिल रही है। चलिए, और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो। आपकी अपनी ऐप है, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें।
बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस क्लरिकल और पीओ प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो जी, अपनी वोकैब शीट कल ही मैंने आपको बताया था कि हमने डे वाइज वोकैब को अलग अलग कर दिया है और यही वोकैब आपको नीचे भी मिल जाएगी लास्ट के अंदर। ठीक है, समझ गए ना। पूरी वोकैब बैंक तो आपका पहले जैसा वैसा का वैसा ही है, उसको हम छेड़ेंगे नहीं। डे वाइज आप जिस क्लास को पढ़ना चाहते हैं उस डे की क्लास को खोलें और उस डे की जो है वोकैब अपने हिसाब से पढ़ लें। तो आज 6 तारीख है, 6 तारीख के आर्टिकल की ग्रोथ मैथ की वोकैब देख लेते हैं। प्रोग्नोस्टिकेट, ये कैसे बना है जी? प्रोग्नोसिस या प्रोग्नोस्टिकेशन। देखिए, प्रोग्नोसिस बना है प्री प्लस में डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस मतलब जांच, प्री मतलब पहले ही। आप कुछ होने से पहले ही डॉक्टर के पास चले गए और बोला कि मेरी जांच करके बताओ कहीं मेरे में बॉडी के अंदर कोई कमी तो नहीं है। यही प्री डायग्नोसिस है या प्रोग्नोसिस है। अब ये जो आप बॉडी पे प्रोग्नोसिस लगा रहे हो डॉक्टर के पास जाके, ये अगर आप किसी और चीज़ पे लगाओ तो ये प्रोग्नोसिस कहलाता है, किसी भी चीज़ का एस्टिमेशन। जैसे आपने प्रोग्नोसिस लगाया आज बारिश होगी या नहीं होगी, बारिश होने से पहले अगर आप अंदाजा लगा रहे हो ना, किसी चीज़ का एस्टिमेशन लगा रहे हो, वो आपका बारिश होने का प्रोग्नोसिस है। द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या प्रोग्नोस्टिकेशन फॉर द इकोनॉमी इज रादर डिसअपॉइंटिंग। लंबे टर्म का प्रोग्नोसिस आप देखें अर्थव्यवस्था का तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, काफ़ी निराशा भरा है। समझ गए? प्रोजेक्शन भी बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। प्रोग्नोसिस और प्रोग्नोस्टिकेट दोनों एक ही वर्ड्स हैं, दोनों नाउन्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। इन ये जो वर्ब बनाते हैं प्रोग्नोस्टिकेट। ठीक है, प्रोग्नोस्टिकेट। चलिए अगला वर्ड, ये भारी वर्ड है लेकिन तोड़ के याद रखना इसको। प्री प्लस में डायग्नोसिस से पहले से किसी काम का अंदाजा प्रोग्नोसिस कहलाता है। ठीक है, अगला वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस है आपकी गिर के उठने की ताकत, द एबिलिटी टू बाउंस बैक। इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्प्ड अस कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस ने, एबिलिटी टू जंप बैंक ने या बाउंस बैंक ने हमें हेल्प किया कोप विद करने में, निपटने में 2009 के रिसेशन से या मंदी से। समझ रहे हो ना रेजिलियंस? जैसे आपको कोई बार 3 या 4 बार जो आपको फेलियर मिला, उसके बाद भी आपने एफर्ट किया और फिर से सक्सेस पाने की कोशिश की, तो ये आपका रेजिलियंस है। फेलियर आपको मिलता है लेकिन आप फेलियर से डरते नहीं हो, रुकते नहीं हो, बाउंस बैक करते हो, है ना, रेजिलियंस। चलिए अगला वर्ड है रिबाउंड। ये रेजिलियंस और रिबाउंड एक जैसे ही वर्ड है। रेजिलियंस में क्या होता है, आपकी एबिलिटी होती है बाउंस बैक करने की। रिबाउंड में ये वर्ब है बाउंस बैक करना या जंप बैक करना। ऐसा आदमी जिसमें रेजिलियंस हो वो बार बार रिबाउंड करेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही वर्ड बना हुआ है। ऐसा आदमी जिसमें जुझारूपना हो वो बार बार जंप बैक होके फाइट देगा। चलिए, द शेयर मार्केट रिबाउंडेड 2 वीक्स आफ्टर द क्रैश। शेयर मार्केट ने रिबाउंड किया, जंप बैक किया 2 हफ्तों के बाद में, क्रैश के 2 हफ्तों के बाद में शेयर मार्केट और तेजी से बाउंस बैक करके आगे आई। चलिए अगला वर्ड है रेकॉन। आज भारी भरकम वर्ड है सारे। देखिए, रेकन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अज्यूम या बिलीव करना लेकिन बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन। आई बात समझ में? आपने किसी चीज़ को मान लिया कि ये ऐसा होगा, लेकिन माना कैसे? दिमाग में कुछ कैलकुलेशन करके माना, ऐसे ही नहीं मान लिया, अंधविश्वास नहीं किया। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉन करना। जैसे इट इज़ रेकन्ड दैट इंडियन इकोनॉमीज या इंडियाज इकोनॉमी विल बी द सेकंड लार्जेस्ट बाय 2050। ऐसा माना जाता है कि भारत की इकोनॉमी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी 2050 तक। अब ये माना जाता है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये माना इसलिए जाता है क्योंकि हमारे पास पास्ट के ट्रेंड्स हैं, है ना। तो फ्यूचर में इकोनॉमी कहाँ जाएगी, किस लेवल पे होगी 2050 में, उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो वर्ड आर्टिकल में आएगा। सपोज या एस्टिमेट, इसके सिनोनिम्स हैं। आज का सेकंड लास्ट वर्ड है फ्लैजलिंग। फ्लैजलिंग, देखिए फ्लैजलिंग का मतलब होता है एक शुरुआती अवस्था में एक पक्षी होता है ना, पक्षी जब वो छोटा होता है, पैदा हुआ होता है और उसके अभी पंख नहीं आए होते, है ना, वो उड़ नहीं सकता, ऐसा बर्ड होता है ना, उसको अपने बोलते हैं फ्लैजलिंग बर्ड। वहीं से वर्ड निकाला हुआ हमने, समझ गए? जिसके पंख, जिसके फ्लैज अभी निकल रहे हैं, जो अभी शुरुआती अवस्था में है, जो पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, दैट थिंग इज फ्लैजलिंग। द पैंडेमिक हैज शट डाउन मोस्ट फ्लैजलिंग बिजनेसेस। पैंडेमिक ने बंद कर दिया है ज़्यादातर फ्लैजलिंग बिजनेसेस को, ऐसे व्यापारों को जो अभी शुरुआती स्टेट में थे, जो अभी तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए थे। ठीक है, अब देखो फ्लैजलिंग वर्ड का उल्टा क्या होगा? फुल फ्लैजेड। फुल फ्लैजेड, फ्लैजलिंग मतलब शुरुआती अवस्था में, फुल फ्लैजेड मतलब
जोरों शोरों के साथ जो मैच्योर हो चुकी है चीज़। ऐसा पक्षी जिसके पूरे पंख निकल गए हैं, अब अच्छे से उड़ पाता है, दैट इज़ ए फुल फ्लेजेड बर्ड। और ये फुल फ्लेजेड आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है बर्ड्स के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो ये फुल फ्लेजेड वर्ड आप यूज़ भी करते होंगे मेरे ख्याल से रूटीन लाइफ में, ये वही वर्ड है। अब आ जाओ इसके सिनोनिम देख लेते हैं। यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड बोलते हैं, इनसिपिएंट भी इसका सिनोनिम है, शुरुआती अवस्था का। चलिए आज का लास्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट एक वर्ब भी है, एक एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जो है स्टेट करना क्लियरली, किसी बात को साफ शब्दों में, साफ विचारों के साथ में एक्सप्रेस करना। द सेल्समैन आर्टिकुलेटेड द फीचर्स ऑफ द न्यू कार टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स। सेल्समैन ने साफ शब्दों में बयान किया फीचर्स को, फंक्शंस को नई कार के प्रोस्पेक्टिव बायर्स के सामने, ऐसे ग्राहकों के सामने, खरीदारों के सामने जो प्रोस्पेक्टिव हैं, अभी उन्होंने खरीदी नहीं है लेकिन उनसे ऐसा होप है कि वो खरीदेंगे, है ना, प्रोस्पेक्टिव है वो। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, इनंसिएट, आर्टिकुलेट, इलोक्वेंट, स्पेल आउट, सभी एक दूसरे के सिनोनिम है। चलिए सारी वोकैब आपकी होगी डिटेल में। अब आ जाओ आर्टिकल पे, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखिए समरी ये है कि इंडिया के जीडीपी का 2023-24 का जो ग्रोथ रेट है उसको पहले फोरकास्ट किया गया था 7% पे, अब वो घट के हो गया है 6.3 से 6.4%। और ये घटाने वाला कौन है? सारी वर्ल्ड एजेंसीज इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, हमारी डोमेस्टिक एजेंसीज यानी कि आरबीआई, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन, ये सब के सब अगर फोरकास्ट घटा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इंडिया वास्तव में उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगा 7% से जितना हमने सोचा था। और इसके घटने के रीजंस क्या हैं? बढ़ते हुए ऑयल के प्राइसेस और भारत में लोन्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट है उनका बढ़ते हुए जो है ऊपर की तरफ जो उनका ग्राफ है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इट इज़ ए कंसर्निंग मैटर, इस पर चिंता होनी चाहिए भारत सरकार को। ग्रोथ के फोरकास्ट तो ठीक है घटते बढ़ते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली पूरा साल अब सरकार को चलाना देश को, तो सरकार के पास कई टूल्स होते हैं कि ग्रोथ को फिर से पटरी पे वो ला सकती है, तो उन टूल्स को सरकार को एम्प्लॉय करना चाहिए। बस आज इसकी यही समरी है। आज की टोन है एनालाइजिंग, एनालाइज कर रहा है पूरे मामले को, साथ ही कंसर्न्ड, थोड़ा चिंतित है कि ग्रोथ क्यों घट रही है इंडिया में, जीडीपी की ग्रोथ उतनी रफ्तार से होनी चाहिए थी। शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहे जी ऑन ट्यूसडे 2 multilateral institutions presented their regional economic outlook for this year, scaling down their projection for India's growth prospects in 2023-2024। कह रहे जी ट्यूसडे को क्या हुआ, मंगलवार को 2 मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बहुआयामी हैं, जो मल्टीलेटरल हैं, जिनमें कई पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो इंटरनेशनल है, ऐसा समझ लो। कह रहे 2 अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस ने प्रेजेंट किया अपने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक को। अब ये क्या होता है भाई? आउटलुक का मतलब होता है जी प्रोजेक्शन, चीज़ों को क्या आगे कैसे आप देखते हो, आगे की तस्वीर कहलाती है आउटलुक। इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक, रीजनल का मतलब है रीजन का, एशिया रीजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने दिखाए अपने आउटलुक, अपनी प्रोजेक्शंस इस साल की रीजनल आउटलुक को, और कह रहे ये कैसे दिखाया? स्केल डाउन करते हुए, नीचे लाते हुए, कट डाउन करते हुए उनकी प्रोजेक्शन को, उनके अंदाजे को, जो है इंडिया की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट का, संभावनाओं का 2023-24 में। तो इनके आउटलुक में इंडिया की ग्रोथ रेट को काट छांट करके दिखाया गया है जो 2023-24 में होने वाली थी। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की वो प्रेजेंटेड आउटलुक आप देख चुके हैं, ट्रेजेक्ट्री है ना, किसी चीज़ की आगे की तस्वीर। स्केल डाउन करना, कट डाउन करना, कटेल करना जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है एस्टिमेशन, प्रोग्नोस्टिकेशन, देखा ना वर्ड प्रोग्नोसिस, उसी का सिनोनिम है प्रोजेक्शन। मल्टीलेटरल हर वो चीज़ है जिसके कई लेटरल्स हैं, कई आयाम हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, बाईलेटरल मतलब 2 तरफा, ट्राईलेटरल मतलब 3 तरफा, समझ रहे हो ना, ऐसे वर्ड बना हुआ है। जनरली मल्टीलेटरल का मतलब होता है इंटरनेशनल, जिसमें कई पार्टियां इन्वॉल्व हों, कई कंट्रीज इन्वॉल्व हों। चलिए अब ये कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं आगे बताएगा। कह रहा है जी द वर्ल्ड बैंक हैज़ पेयर्ड its real GDP growth forecast for the country to 6.3% from 6.6% it had estimated a few months earlier। कह रहा जी पहली जो एजेंसी है, पहला जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। इसने पेयर कर दिया है, कट डाउन या स्केल डाउन कर दिया है। पेयर करना मतलब छील के छोटा कर देना, जैसे पेंसिल होती है ना उसका पेयर करते हैं शॉर्पनर के अंदर, काट छाट के उसको तीखा करते हैं, वैसे ही वर्ल्ड बैंक ने भी शॉर्पनर के अंदर काट छाट करके पेयर कर दिया है भारत के रियल जीडीपी के फोरकास्ट को, एस्टिमेशन को फॉर द कंट्री इंडिया के लिए। और कहाँ पे कर दिया पेयर? 6.3% पे, जो पहले हुआ करता था 6.6%, जिसको इसने एस्टिमेट किया था कुछ महीने पहले, अ फ्यू मंथ्स अर्लियर।
अच्छा और क्या हुआ, कह रहे जी एंड 7% प्रोजेक्टेड इन अक्टूबर 2022, और उस 7% से भी नीचे लाए हैं जो इसने प्रोजेक्ट किया था अक्टूबर 2022 में, पिछले साल में। तो पहले वर्ल्ड बैंक ने बोला अक्टूबर में जी 7% ग्रो करेगा भारत अगले साल, फिर कुछ महीनों बाद बोला नहीं नहीं 6.6% करेगा, अब आज बोला है वर्ल्ड बैंक ने और कम करेगा 6.3% करेगा। समझ पा रहे हो ना कहानी पूरी। चलो वर्ल्ड बैंक की वर्ब है हैज़ पेयर्ड, काट छांट करना, और कैसे करना, एकदम छील के, है ना, छील के चाकू से, पेंसिल से। इट की वर्ब है हैड एस्टिमेटेड, 7% की वर्ब है, कोई वर्ब नहीं है, 7% प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, 7% के लिए है ना, नाउन के लिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे द की डोमेस्टिक फैक्टर्स इट फ्लैग्ड फॉर द डाउनग्रेड आर, कह रहे वो इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक फैक्टर्स जिनको वर्ल्ड बैंक ने फ्लैग किया, जिनकी तरफ निशान किया, है ना, इंडिकेट किया जिनको, कह रहा है और किसके लिए, इस डाउनग्रेड के लिए, इस काट छांट के लिए वो फैक्टर्स आर हैं। अब वो क्या फैक्टर्स हैं, ये कॉलम लगा के आपको बताया गया है, यहां से लेकर के यहां तक। पहला फैक्टर है राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट वुड हर्ट अदरवाइज रिजिलियंट कंजम्पशन डिमांड, कह रहा है जी बढ़ती हुई जो बोरोइंग कॉस्ट है, बढ़ती हुई इंटरेस्ट की रेट्स हैं बैंकों के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कह रहे ये हर्ट करेगी अदरवाइज रिजिलियंट कंजम्पशन डिमांड को, एक ऐसी कंजम्पशन की डिमांड को जो अदरवाइज रिजिलियंट है, बहुत ही जुझारू है, स्ट्रॉन्ग है, वोलेटाइल है। इंडिया में तो बहुत अच्छी है ना कंजम्पशन की डिमांड, तो पर ये जब लोन से महंगे हो रहे हैं तो लोग कंज्यूम करना बंद कर देंगे, लोन लेकर के गाड़ियां लेना, लोन लेकर के व्यापार करना, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। एक तो ये फैक्टर बताया इन्होंने। दूसरा गवर्नमेंट कंजम्पशन विल लाइकली कॉन्ट्रैक्ट, सरकार का जो कंजम्पशन है, सरकार का जो खर्चा है, सड़कें बनाने पे, बांध बनाने पे, है ना, फ्लाईओवर बनाने पे, ये सरकारी खर्चा भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सरकार भी इस साल उतना खर्चा नहीं करने वाली। कॉन्ट्रैक्ट करना किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, है ना, खर्चा भी सिकुड़ेगा। और तीसरी चीज़ वाइल सर्विस सेक्टर्स ग्रोथ विल स्लिप टू a 3-year low of 6.7% फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 9.5% इन 22-23, कह रहे जबकि सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है, इंडिया के आईटी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जो विकास की दर है, वो स्लिप कर जाएगी, फिसल जाएगी, और कहाँ पहुंचेगी, 3 साल के सबसे लो पॉइंट पे, 3-year लो पे, जो है 6.7% का। और ये कहाँ से नीचे आएगी, ये आएगी एक एस्टिमेटेड 9.5% से 2022-23 में। तो ये सारे फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स। लोन महंगे हो रहे हैं, इसकी वजह से कंजम्पशन की डिमांड कम होगी, लोग चीज़ें कम खरीदेंगे, लोन लेंगे ही नहीं। सरकार भी पैसा कम खर्चेगी, सरकार के पास भी उतना पैसा नहीं है जितना सरकार ने सोचा था, कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जो सर्विस सेक्टर है, खास करके आईटी सेक्टर, वो अब 3 साल के लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाएगा ग्रोथ रेट के मामले में, 6.7% से ग्रो करेगा, बजाय 9.5% के जो हमने 22-23 में सोचा था। अब आप मेरे ख्याल से सेंटेंस पूरा समझ गए हैं। फैक्टर्स की वर्ब है आर, इट की वर्ब है फ्लैग्ड, इट आया है वर्ल्ड बैंक के लिए, फ्लैग का मतलब होता है इंडिकेट करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। बोरिंग कॉस्ट की वर्ब है वुड हर्ट, रेजिलियंट मतलब जुझारू, वोलेटाइल, स्ट्रॉन्ग। गवर्नमेंट कंजम्पशन की वर्ब है विल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, किसी चीज़ का साइज में कम होना, लाइकली का मतलब है संभावित तौर पे, है ना। ग्रोथ की वर्ब है विल स्लिप, ये वही स्लिप है, फिसलने वाला स्लिप। ग्रोथ जो है अब स्लिप करके आ जाएगी 6.7% पे, पहले यहाँ हुआ करती थी। चलो और आगे बढ़ते हैं। दूसरी कौन सी कंपनी है, दूसरा कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कह रहा है जी द मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी noted that a rebounding China's and India's domestic demand, which it believes will likely stay healthy, would lift up Asia's growth prospects. कह रहे लेकिन जो दूसरी वाली एजेंसी है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि फिलीपींस में मनीला में बेस्ड है, कह रहे जी मनीला में बेस्ड जो बैंक है ना, इसने ये नोट किया कि जो एक रिबाउंड होता हुआ चाइना है, रिबाउंड होता हुआ मतलब बाउंस बैक करता हुआ, कह रहे जी फिर से गिर के खड़ा होता हुआ जो चाइना है, और इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो हमारी घरेलू कंजम्पशन की डिमांड है, कह रहे जिसको ये बिलीव भी करता है बैंक कि ये लाइकली स्टे करेगी हेल्दी, संभावित तौर पे ये बहुत स्वस्थ रहने वाली है, डिमांड बिल्कुल भी ज़्यादा खराब नहीं होगी। कह रहे ये दोनों चीज़ें जो है ना, रिबाउंडिंग चाइना एंड इंडियाज डोमेस्टिक डिमांड, कह रहे ये लिफ्ट करेंगी, ये ऊपर लेकर के आएंगी, लिफ्ट अप करेंगी एशिया के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स को, पूरे एशिया के विकास की संभावनाओं को। तो एडीबी ने यही बोला कि भाई इंडिया और चाइना फिर से खड़े हो रहे हैं पैंडेमिक के बाद में, और ये दोनों मिलकर के एशिया को अच्छे से ग्रो करवाएंगे, इस बात में हमें कोई भी शक नहीं। एडीबी की वर्ब है नोट इट, रिबाउंडिंग की वर्ब है
रिबाउंडिंग की वर्ब है वुड लिफ्ट अप। रिबाउंडिंग जो है जंप बैक जो है गिर के उठने का काम जो है वो लिफ्ट अप करेगा, ऊपर लेके आएगा। लिफ्ट अप करना, किसी चीज़ को ऊपर लाना। चलिए, विच की वर्ब है स्टे। विच आया है डिमांड के लिए। इट की वर्ब है बिलीव्स, है ना। इट आया है एडीपी के लिए। तो विच विल स्टे एंड इट बिलीव्स, है ना, ऐसे ही सेंटेंस बना हुआ है। इट की और इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। आगे बढ़ो। कह रहा है जी हाउएवर इट्स लास्ट 2023-24 जीडीपी फोरकास्ट फॉर इंडिया फ्रॉम 7.2% टू 6.4%, citing tight monetary conditions and fading optimism on business conditions। कह रहा है हालांकि इसने स्लैश कर दिया। देखो ऊपर 2-3 वर्ड्स आए हैं, एक वर्ड आया स्केल डाउन, एक वर्ड आया कट डाउन, एक वर्ड आया पेयर, अब एक वर्ड आया स्लैश। सब का मतलब है किसी चीज को काट छांट करके छोटा करना। सिनोनिम यूज कर रहा है बार बार। ये कह रहा है हालांकि इसने काटा मार दिया, स्लैश कर दिया 2023-24 में इसके जीडीपी के फोरकास्ट में, एस्टिमेशन में भारत के लिए जो उसने बनाए थे। और कहां से कहां तक काटा मार के ले आए? 7.5% से 7.2% से 6.4% तक। और ये कैसे लाया? साइड करते हुए, हवाला देते हुए टाइट मॉनेटरी कंडीशंस का, महंगे होते हुए लोन्स का, और फेड होते हुए, नरम पड़ते हुए ऑप्टिमिज्म का, आशावाद का हमारी बिजनेस कंडीशंस पे, बिजनेस करने के माहौल पे। अब ये कौन सी बिजनेस कंडीशंस है? कह रहा जी दैट इट रेकन्ड वुड लीड टू लोअर ग्रोथ इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। कह रहा ये वही बिजनेस कंडीशंस हैं जो इसने रेकन की हैं, जिसका इसने अंदाजा लगाया है कैलकुलेशन के साथ में कि ये लीड टू करेंगी, ले जाएंगी कम होती हुई रफ्तार की तरफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में, प्राइवेट लोगों के द्वारा निवेश में भारत के अंदर। कह रहा जी दैट हैड ओनली सीन अ फ्लैजलिंग पोस्ट कोविड रिकवरी टिल नाउ। और कह रहा है ये वही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ देखा था एक फ्लैजलिंग पोस्ट कोविड रिकवरी को, एक कोविड के बाद आने वाली ऐसी रिकवरी को जो अभी शुरुआती अवस्था में थी, इमर्जिंग थी, फ्लैजलिंग थी, इंसिपिएंट थी अभी तक टिल नाउ। सेंटेंस लंबा है, बहुत चीज़ें इसने इसमें ऐड कर दी हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे। एक बार रिपीट करता हूँ, फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसने काट दिया अपने एस्टिमेट को भारत के लिए 7.2 से 6.4 तक, और इसने हवाला दिया महंगे होते हुए लोन्स का, मॉनेटरी कंडीशंस का, और कम होते हुए आशावाद का, ऑप्टिमिज्म का, होप्स का, जो है बिजनेस कंडीशंस को लेकर के। ये वही बिजनेस कंडीशंस हैं जो इसके हिसाब से लीड टू करेंगी कम होती हुई रफ्तार की तरफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में। और जी ये वही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो अभी कोविड के बाद में बहुत ही थोड़ी सी जो है रिकवरी की थी इन्होंने, फ्लैजलिंग सी रिकवरी इन्होंने अभी तक दिखाई थी, है ना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से अभी फुल फ्लैजिड वे में शुरू नहीं हुई है। अब स्ट्रक्चर देखेंगे। इट की वर्ब है स्लैश्ड, इट की वर्ब है स्लैश्ड, एक सेकंड रुकना, है ना। अच्छा, दैट की वर्ब है वुड लीड, दैट आया है बिजनेस कंडीशंस के लिए। इट की वर्ब है रिकॉर्ड, रेकन करना, समझ गए आप, एस्टिमेट करना। इट आया एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए। दैट की वर्ब है हैड सीन, दैट आया इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वही इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने देखा था। फ्लैशलिंग आप देख चुके हैं, फेडिंग मतलब जो फेड हो रहा हो, जो नरम पड़ रहा हो, धीमा पड़ रहा हो, और ऑप्टिमिज्म आप जानते हैं, आशावाद। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, है ना। आगे ये कह रहा है जी अपार्ट फ्रॉम दीज डोमेस्टिक इश्यूज ऑफ कोर्स बोथ द इंस्टीट्यूशंस हैव साइटेड द इफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग चैलेंजिंग कंडीशंस इन द ग्लोबल इकोनॉमी। कह रहा है जी छोड़ करके इन डोमेस्टिक इश्यूज को कि भाई भारत में इन्वेस्टमेंट कम होगी, भारत में जो है बिजनेस कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होंगी, भारत में लोन महंगे हो गए हैं, कह रहा है जी इनको छोड़ दो आप इन डोमेस्टिक इश्यूज के अलावा। ऑफ कोर्स दोनों ही इंस्टीट्यूशंस ने, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हवाला दिया, साइड किया है उन असरों को, इफेक्ट्स को, जो है एग्जिस्टिंग चैलेंजिंग कंडीशंस के, हाल में जो चुनौती भरा माहौल है दुनिया की अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल इकोनॉमी में, तो इसका भी जिक्र इन दोनों बैंक्स ने किया। कह रहा जी और कौन से हैं ये चैलेंजेस? विच आर फ्रेशली एक्सेसरबेटेड बाय अ स्पेड ऑफ बैंक फेलियर्स इन द डेवलप्ड वर्ल्ड and resurfacing concerns about oil prices heading north despite slowing world demand as producers cut output in unison। कह रहा जी ये वही सारे के सारे चैलेंजेस हैं जो कि फ्रेशली एक्सेसरबेट हो गए हैं, जो अभी ताजे ताजे और ख़राब हुए हैं। फ्रेशली मतलब ताजे ताजे, एक्सेसरबेट होना, वर्सन होना, चीज़ों का बद से बदतर होना। जो अभी ताजे ताजे ही चैलेंज जो हैं और ख़राब हुए हैं एक स्पेट ऑफ बैंक फेलियर्स के द्वारा, बैंक फेलियर्स के एक झड़ी के द्वारा, एक स्पेट के द्वारा, एक सीरीज के द्वारा, एक के बाद एक बैंक के फेलियर होने की श्रृंखला के द्वारा। और कहाँ पे? विकसित देश जो है दुनिया में, डेवलप्ड वर्ल्ड में, यूएस में और जो है यूरोप में।
और रीसरफेस करते हुए कंसर्न्स के द्वारा, फिर से उभर आती हुई चिंताओं के द्वारा जो है ऑयल प्राइसेस की, कच्चे तेल के दामों की और उनके हेड नॉर्थ करने की। व्हेन थिंग्स हेड नॉर्थ, चीज़ों में इंक्रीज आता है, चीज़ों के जो है दाम बढ़ते हैं, तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो भी जो है बढ़ रहे हैं, हेड नॉर्थ कर रहे हैं। और ये कैसे कर रहे हैं? बावजूद कम बढ़ती हुई ऑयल की डिमांड की दुनिया में वर्ल्ड डिमांड के स्लो होते हुए। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ऑयल बनाने वाले जो देश हैं, वो कट कर रहे हैं अपने आउटपुट को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, मिलजुल के यूनिसन में कार्टेल बना करके। आई बात समझ में? लंबा सेंटेंस है लेकिन पीस बाय पीस आपको पढ़ा है और कहानी तो है ये। डोमेस्टिक इश्यूज़ के अलावा इन्होंने वर्ल्ड इश्यूज़ भी बताए इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को कम करने के। पहला इशू इन्होंने ये बताया कि भाई बैंक फेलियर कर रहे हैं दुनिया भर में, इससे इंडिया पे भी फर्क पड़ेगा। फिर इन्होंने ये भी बताया कि ऑयल के प्राइसेस भी हेड नॉर्थ कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं बावजूद ऑयल की डिमांड कम होने के। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड से ज़्यादा ऑयल की सप्लाई कम की जा रही है। ऑयल के प्रोड्यूसर्स जो हैं मिलजुल के यूनिसन में, यूनिटी में आकर के अपना मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहे हैं, जानबूझ करके ऑयल की कमी को लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, दाम बढ़े उससे। चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस की। इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है हैव साइटेड, विच की वर्ब है आर एक्सेसरबेटेड, विच आया है कंडीशंस के लिए, कंडीशंस के लिए चैलेंजिंग कंडीशंस। एक्सेसरबेट का मतलब होता है चीज़ों का बद से बदतर होना, है ना, तो कंडीशंस प्लूरल है, विच का एंटीसीडेंट प्लूरल है, इसलिए विच की वर्ब भी प्लूरल है। चलिए पैसिव वॉइस बना हुआ है आर एक्सेसरबेटेड। प्रोड्यूसर्स की वर्ब है कट। व्हेन थिंग्स हेड नॉर्थ, इसका मतलब है चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। इन यूनिजन मतलब यूनिटी के साथ में मिला जुला करके, टुगेदर किसी काम को करते हैं तो इन यूनिजन करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रही है ना चीज़ें। स्पेट का मतलब होता है श्रृंखला। पहले वो वाला बैंक सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया, फिर सिग्नेचर बैंक डूब गया, फिर क्रेडिट स्विस डूब गया, है ना, तो एक स्पेट सा बना हुआ है, सीरीज बनी हुई है। मेरे ख्याल से आज के सेंटेंसेस थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे आपको पढ़ने में, लेकिन आई होप कि समझ पा रहे हो चीज़ों को। मैं तो अपना बेस्ट एफर्ट्स आपको दे रहा हूँ, हर चीज़ आपको खोल करके समझा रहा हूँ, ट्रांसलेशन करवाने की बजाय इकोनॉमिक जो है एस्पेक्ट समझा रहा हूँ हर चीज़ के। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम वाला बहुत दिनों से किया नहीं हमने इस कॉन्सेप्ट को। इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं, एक तो है अपार्ट फ्रॉम, दूसरा है बिसाइड्स। दोनों जो है इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है और यूज़ करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसे छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसे छोड़ के, और बिसाइड्स का मतलब होता है या इन एडिशन टू का मतलब होता है साथ ही साथ, इसे भी लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम माई कजन्स सम नेबर्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड। छोड़ करके मेरे कजन्स को या साथ ही साथ मेरे कजिन्स के कुछ नेबर्स को इनवाइट किया गया था, कुछ पड़ोसियों को भी बुलाया गया था। देखो दोनों यहाँ पे सेट बैठ रहे हैं, भाई मेरे कजिन्स को छोड़ दो, उनके साथ साथ कुछ पड़ोसियों को भी बुलाया था। और बिसाइड्स का मतलब हुआ मेरे कजिन्स के साथ साथ मेरे पड़ोसियों को बुलाया गया था। मीनिंग जैसे निकालोगे मीनिंग वही निकलेगा, कजिन्स और पड़ोसी दोनों बुलाए गए थे। तो ऐसे केस में जहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा हो वहाँ पे आप अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब नेगेटिव मीनिंग निकले तब आप सिर्फ अपार्ट फ्रॉम को यूज़ करेंगे, बिसाइड्स को या इन एडिशन टू को यूज़ नहीं करेंगे। अब एक देखते हैं नेगेटिव मीनिंग वाला सेंटेंस। अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स माई कजन्स नो वन एल्स वॉज इन्वाइटेड। छोड़ करके मेरे कजन्स को कोई भी दूसरा इन्वाइटेड नहीं था। आगे बात नेगेटिव वाली। अब यहाँ पे कजिन्स को छोड़ करके बाकी वाला मीनिंग जो है नेगेटिव है। नोट लगने की जरूरत नहीं है सेंटेंस में, अपने आप से आपको फीलिंग आ रही है, किसी और को इन्वाइट नहीं किया हमने मेरे कजिन्स के अलावा। तो यहाँ पे छोड़ करके वाली बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे बिसाइड्स लिखेंगे ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बिसाइड्स माय कजन नो वन वॉज इन्वाइटेड, गलत है। बिसाइड्स तभी यूज करना है जब साथ ही साथ वाली बात हो, पॉजिटिव मीनिंग आ रहा हो सेंटेंस में। इस केस में बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम। पहले वाले केस में दोनों ही ठीक हैं जब पॉजिटिव मामला था। सेकंड वाले केस में सिर्फ बिसाइड्स निकालना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। एक और बनाओ। द फैंस लव द एक्ट्रेस फॉर हर एनर्जी इन पर्सोना बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम हर एक्टिंग स्किल्स। फैंस जो हैं लव करते थे एक्ट्रेस को, प्यार करते थे इस अभिनेत्री को उसकी एनर्जी और पर्सनैलिटी के लिए, साथ ही साथ उसकी एक्टिंग स्किल्स के। एक्टिंग स्किल्स तो पसंद थी उनको, उसके साथ साथ एनर्जी और पर्सोना की वजह से भी प्यार करते थे इस एक्ट्रेस को। आगे बात समझ में, दोनों लगा देता हूँ, बिसाइड्स भी और अपार्ट फ्रॉम भी। साथ ही साथ वाली बात हो रही है ना भाई, एक्टिंग के साथ में ये भी पसंद है, एक्टिंग के अलावा ये भी पसंद है। लेकिन अगर मैं यूं बोलूं एक्टिंग के अलावा कुछ पसंद नहीं है, उस केस में लगाऊंगा मैं कौन सा, नेगेटिव वाला। लास्ट सेंटेंस आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, सभी लोग इसको ट्राई देंगे। मीनिंग निकालो और बताओ यहाँ पे बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम में से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फैंस डिसलाइक्ड एवरीथिंग अबाउट द एक्ट्रेस बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम हर एक्टिंग स्किल्स।
फैंस को नापसंद थी एक्ट्रेस की हर एक चीज़, छोड़ करके उसकी एक्टिंग स्किल्स को छोड़ के हर चीज़ से सबको नफरत थी। डालना कमेंट्स में। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, बहुत लॉजिकली समझाया है, 10वीं क्लास का बच्चा भी सीख सकता है। मन से सीखोगे तो ये इंग्लिश बड़ी आसान है। मुश्किल उसी के लिए जो लकीर का फ़कीर है, जो हर चीज़ में कुछ समझ गए ना, रूल ढूंढता है। मेरे को रूल सीखना है, 120 रूल सीखूंगा ग्रामर के, है ना, ऐसा वाला जो है ना वही स्ट्रगल करता है इंग्लिश में। चलो आ जाओ नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, टू बी क्लियर, द गवर्नमेंट which presented the union budget around 2 months after the last forecast of these institutions of 7% plus growth had not articulated such high hopes for this year। अब कह रहे हैं एक बात और समझ लो क्लियरली, टू बी क्लियर, हमारी जो सरकार है ना, जिसने प्रेजेंट किया था अपने सरकारी बजट को, यूनियन बजट को 2 महीने पहले अपनी लास्ट फोरकास्ट के इन इंस्टीट्यूशंस की, पहले वर्ल्ड बैंक ने कुछ और बताया था, एडीबी ने कुछ और बताया था। कह रहा है जी, जब इनकी लास्ट फोरकास्ट आई थी उसके बाद में सरकार ने बजट भी दिया था आज से 2 महीने पहले, और ये लास्ट फोरकास्ट थी 7% से ज़्यादा ग्रोथ की। तो उस बजट में ना सरकार ने बिल्कुल भी साफ साफ नहीं बोला, आर्टिकुलेट नहीं किया ऐसी हाई होप्स को, ऐसी बड़ी बड़ी आशाओं को इस साल के लिए। तो हमारी सरकार पहले से ही क्लियर है, 2 महीने पहले ही सरकार को पता था कि ग्रोथ कम होने वाली है। बजट में हमने किसी भी तरह के झूठे वादे सरकार की तरफ से नहीं देखे हैं। गवर्नमेंट की वो है हैड नॉट आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेट करना किसी चीज़ को साफ शब्दों में बयान करना, ठीक है। अच्छा, विच की वो है प्रेजेंटेड, विच आया था सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। चलिए, कह रहे जी, द इकोनॉमिक सर्वे पैक्ड 2023-24 ग्रोथ एट 6.5%, वाइल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एस्टिमेट्स इट एट 6.4%। कह रहे हैं हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो तो पैग करके बैठा है। पैग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर रेंज में या प्राइस पे फिक्स कर देना, है ना। तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने पैक किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है 2023-24 की ग्रोथ को 6.5% पे, जबकि RBI ने एस्टिमेट किया हुआ है इसको 6.4%। तो हम तो पहले से ही अपनी ग्रोथ को कम करके सोच करके बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक और एडीबी के, समझ गए ना, नए फोरकास्ट आने से पहले से ही। दोनों की वर्ब्स आपने देख ली। कह रहे जी, हाउएवर इंडियाज करंट ग्रोथ एस्टिमेट फॉर लास्ट ईयर इज 7%, while the World Bank and ADB expected to be marginally lower at 6.9 and 6.8% respectively। कह रहा है हालांकि एक बात ये भी है, इंडिया का जो करंट ग्रोथ एस्टिमेट है पिछले साल का, अभी पिछला साल का पूरा डेटा हमारे पास नहीं आया, लास्ट क्वार्टर का डेटा बाकी है। कह रहा है जितना डेटा हमारे पास है पिछले साल का, बीते हुए साल का, उसके हिसाब से हमारी ग्रोथ है 7%, जबकि यही वर्ल्ड बैंक और यही एडीबी ये एक्सपेक्ट करते हैं इसको कि ये 6.9 या 6.8 पे आएगी रिस्पेक्टिवली, क्रमशः 6.9 वर्ल्ड बैंक का, 6.8 एडीबी का, है ना। तो थोड़ा सा इनके जो है पैसिमिस्टिक रहते हैं इनके जो एस्टिमेट्स। हम 7% जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो ये 6.9 6.8 पे ऑलरेडी आ जाते हैं। एस्टिमेट की वर्ब है इज वर्ल्ड बैंक एडीबी की वर्ब है एक्सपेक्ट। कह रहे जी, अ बेटर पिक्चर ऑन द बेस ओवर विच दिस ईयर्स ग्रोथ हैज टू बी कैलकुलेटेड विल ओनली इमर्ज बाय द एंड ऑफ May, when first estimates for the last quarter of 22-23 will be released। कह रहा वही बात है, पूरा डेटा अभी आया नहीं, तो एक अच्छी पिक्चर, एक बेटर पिक्चर जो है उस बेस पे, उस आधार पे, ओवर विच, जिसके ऊपर इस साल की ग्रोथ जो है कैलकुलेट की जाएगी। कह रहा है ये बेटर पिक्चर जो है ना तभी इमर्ज करेगी, तभी उभरेगी जब मई का अंत होगा। और क्या होगा तब जब फर्स्ट एस्टिमेट आएंगे लास्ट क्वार्टर के 2023 के, उनको रिलीज़ किया जाएगा। तो भैया अभी पिछले साल का पूरा डेटा हमारे पास है नहीं, ये पिछले साल का पूरा डेटा आएगा मई के एंड में। तो मई के एंड में जब पिछला साल का डेटा आएगा और पिछले साल की कैलकुलेट होगी पूरी ग्रोथ, तब हमारे पास एक बेस तैयार होगा अगले साल की ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए, डिनोमिनेटर तैयार होगा। ग्रोथ ऐसे ही कैलकुलेट होती है ना भाई, इस साल हमने 100 रुपये कमाए, अगले साल 120 कमाए, तो 20% ग्रोथ हो गई। लेकिन इस साल का डेटा ही हमारे पास अभी तक नहीं है कि 100 कमाए या 90 कमाए या 80 कमाए। तो कह रहे जी मई के एंड में सही पिक्चर हमें पता लगेगी जब बेस हमारे पास होगा इस साल के डेटा का फुल फ्लेजेड। पिक्चर की वर्ब है विल इमर्ज, ग्रोथ की वर्ब है हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, एस्टिमेट्स की वर्ब है विल बी रिलीज्ड। समझ पा रहे हो ना चीज़ों को। चलिए, कह रहे द वर्ल्ड वुड ऑल्सो हैव स्पन अ फ्यू मोर टाइम्स बाय देन एंड 23-24 फोरकास्ट शेल बी रिवाइज्ड विच एवर वे द विंड्स ब्लो। कह रहे जी दुनिया तब तक घूम चुकी होगी, स्पन कर चुकी होगी। स्पन मतलब स्पिन की थर्ड फॉर्म है स्पन, रिवॉल्व करना। कह रहे जी तब तक धरती कई और चक्कर लगा चुकी होगी, फ्यू मोर टाइम्स बाय देन, तब तक। और 2023-24 के जो फोरकास्ट हैं
वो रिवाइज किए जाएंगे जिस भी तरफ, विच एवर वे, जिस भी तरफ जो विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं, हवा चलती हैं। धरती के घूमने का मतलब है धरती में कई बदलाव आ जाएंगे, तब तक 1-1.5 महीने में और नई चीज़ें कुछ होंगी, है ना। दुनिया कई चक्कर और काट चुकी होगी, और जहाँ भी हवा चल रही होगी तब तक नए फोरकास्ट भी हमें मिल जाएंगे। ये फोरकास्ट जो अभी देख रहे हो ये भी फाइनल नहीं है। वर्ड की वर्ब है वुड हैव स्पन, हैव प्लस में B3, स्पिन की थर्ड फॉर्म है स्पन। 23-24 के जो फोरकास्ट हैं इनकी वर्ब है शैल बी रिवाइज्ड। ठीक है, तो फोरकास्ट आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको ग्रीन कलर देते हैं, और इसकी वर्ब है शैल बी रिवाइज्ड। विंड की वर्ब है ब्लो, विंड ब्लो का मतलब है हवा चलना, जहाँ भी हवा चलेगी जिस तरफ का रुझान होगा वहीं के फोरकास्ट उसी तरीके के मिलेंगे। करेक्ट, एट दिस टाइम लास्ट अप्रैल द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IMF had just scaled down its India growth estimate for the year gone by from 9% to 8.2%। कह रहे इसी साल पिछले अप्रैल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने स्केल डाउन किया ही था, काट छांट की ही थी इसके इंडिया को लेकर के जो ग्रोथ के एस्टिमेट हैं, विकास के जो संभावनाएं हैं। और किसके लिए? इस साल के लिए जो अभी गो बाय किया है 22-23। तो 22-23 के लिए इसी वक्त पिछले साल IMF ने अपने ग्रोथ के एस्टिमेट्स इंडिया के लिए कम किए थे, और कहां से कहां तक? 9% से 8.2% तक। और क्या हुआ था? कह रहा है जी वाइल द वर्ल्ड बैंक एंड ADB एंड द RBI हैड प्रोजेक्टेड इट टू बी 8%, 7.5% एंड 7.2% रिस्पेक्टिवली। जबकि वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और रिजर्व बैंक ने इसको प्रोजेक्ट किया था कि ये रहने वाले हैं इतना, इतना और इतना क्रमशः। तो वर्ल्ड बैंक का 8 था, ADB का 7.5 था, RBI का 7.2 था, और अल्टीमेटली 7 के आसपास हम ग्रो किए लास्ट ईयर में। ठीक है, तो ये पिछले साल की बात बता रहा है, तब भी ऐसा ही हुआ था। IMF की वर्ब है हैड स्केल डाउन, वर्ल्ड बैंक, ADB और RBI की वर्ब है हैड प्रोजेक्टेड। कह रहा है जी पॉलिसी मेकर्स कैन सेफली ट्यून आउट द नॉइस जनरेटेड बाय दीज नंबर्स बट मस्ट पे हीड टू द स्ट्रेस साइंस बीइंग फ्लैग्ड सो एज टू प्रोएक्टिवली मिनिमाइज एनी इंपेंडिंग डैमेज। कह रहे पॉलिसी मेकर्स को सेफली ट्यून आउट कर देना चाहिए। ट्यून आउट करना, किसी चीज़ को ओवरलुक या डिसरिगार्ड करना। ट्यून इन करते हैं ना जब आप किसी चीज़ को, तो आप उस चीज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। रेडियो को ट्यून इन किया, TV को ट्यून इन किया। ट्यून आउट करने का मतलब है रेडियो TV बंद कर देना। तो कह रहे जी पॉलिसी मेकर्स बड़े आसानी से बंद कर सकते हैं इस रेडियो को, जो है इस शोर का, इस नॉइस का जो जनरेट किया जाता है इन नंबर्स के द्वारा। कोई बोलता है 8, कोई बोलता है 7, और कह रहा है लेकिन इसको बंद तो कर देंगे, लेकिन इनको पे हीड करना चाहिए। पे का मतलब है देना, हीड का मतलब है फोकस। इनको फोकस देना चाहिए, और किस चीज़ को? उन स्ट्रेस के साइन को, तनाव के निशानों को जो फ्लैग किए जा रहे हैं। और क्यों करना चाहिए ऐसा? ताकि सो एज टू, ताकि प्रोएक्टिवली मिनिमाइज कर सकें किसी भी आने वाली ऐसी डैमेज को जो इम्पेंडिंग है, सर पे मंडरा रही है। ठीक है, तो आप भले इन आंकड़ों पे ध्यान मत दो, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो लॉजिक दिया गया है उस लॉजिक की तरफ पे हीड करो। कहीं ऐसा ना हो कि उस लॉजिक की वजह से कोई डैमेज हमें हो जाए, आप उसको मिनिमाइज अभी भी कर सकते हो। लॉजिक का मतलब है जो भी ये चीज़ें बता रहे हैं ना, क्रूड के दाम है, इन्वेस्टमेंट का कमी होना है, ये सभी जो है रीजंस बताए इन्होंने। पॉलिसी मेकर्स की वर्ब समझ गए, कैन ट्यून आउट। ट्यून आउट समझना, किसी चीज़ से डिसरिगार्ड करना, किसी चीज़ को ओवरलुक करना। जैसे TV को, रेडियो को आप बंद कर देते हो ना ट्यून आउट करके। इनकी दूसरी वर्ब है मस्ट पे। इम्पेंडिंग मतलब जो आई एम पेंडिंग है, जो सर पे मंडरा रहा है, इस वर्ड को मैंने आपको सिखाया हुआ है। हीड का मतलब होता है नोटिस, अटेंशन, फोकस। हीड के बाद में टू लगेगा, लेकिन इसके पीछे पूरा ग्रामर रूल है, ये आपने कई बार देख चुके हो। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी नाउन और वर्ब फॉर्म एक जैसी है। स्ट्रेस, अटैक, ऑर्डर, डिमांड, इम्पैक्ट, हीड, एम्फेसिस, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन, एक्सेस, इन्फ्लुएंस, ये नाउन्स भी हैं और वर्ब्स भी हैं। जब ये नाउन होते हैं तो इनका प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, और ये प्रेपोजिशन आपको याद रखना पड़ेगा। अटैक के बाद में ऑन आता है, ऑर्डर के बाद में फॉर आता है, हीड के बाद में टू आता है। ठीक है, टू आता है। लेकिन वर्ब फॉर्म में ये वर्ड्स कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। दीज वर्ड्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो अगर हीड यहाँ पे एक वर्ब होता, तो अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेने वाला था। तो आपका काम यही होता है कि सेंटेंस में देखना ये जो स्पेशल वर्ड्स हैं ये किस तरह का काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो पे आपकी वर्ब है, पे वर्ब है, और हीड एक नाउन है। नाउन है तो यहाँ पे हमने टू को लगाया है। अगर हीड यहाँ पे वर्ब होता तो इस टू को हीड के बाद से मुझे निकालना होता। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है। आज के क्विज में भी ये कॉन्सेप्ट देखेंगे आप। ओनली द मैनेजर कैन एक्सेस टू दिस डोर। सिर्फ मैनेजर ही एक्सेस कर सकता है इस डोर को, इस दरवाजे को छू सकता है, इस दरवाजे के पार जा सकता है। और ओनली द मैनेजर हैज एक्सेस टू दिस डोर, सिर्फ मैनेजर के पास ही एक्सेस है इस दरवाजे का।
फर्स्ट केस में कैन हेल्पिंग वर्ब है, एक्सेस मेन वर्ब है। सेकंड फेज में हैज़, सेकंड वाले सेंटेंस में हैज़ जो है मेन वर्ब है और एक्सेस इसका ऑब्जेक्ट है। व्हाट डज द मैनेजर हैव, द मैनेजर हैज़ एक्सेस टू द स्टोर। यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब के बाद का टू निकलेगा और नाउन के बाद का एक्सेस का टू रहेगा। एक्सेस प्लस में टू है ना नाउन फॉर्म में। तो सेंटेंस में आपको चेक करना होगा ये वर्ड क्या काम कर रहे हैं। अगर आप चेक करना नहीं जानते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है इन वर्ड्स को सही तरीके से यूज करना। वैसे ही इकोनॉमिक रिसेशंस इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस सीवियरली, इकोनॉमिक रिसेशंस लीव अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस। इकोनॉमिक रिसेशन जो है, आर्थिक मंदियाँ जो हैं असर डालती हैं व्यापारों पे बहुत ख़राब तरीके से, और यहाँ पे ये असर छोड़ती हैं, इम्पैक्ट छोड़ती हैं बिजनेसेस पे बहुत ख़राब वाला। यहाँ पे इम्पैक्ट एक नाउन है, लीव आपकी मेन वर्ब है, लीव व्हाट, लीव एंड इम्पैक्ट, तो लीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इम्पैक्ट नाम का नाउन। तो यहाँ पे ऑन बिल्कुल सही है इम्पैक्ट के बाद में, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे इम्पैक्ट तो खुद ही वर्ब है, रिसेशंस इम्पैक्ट करते हैं, समझ में आ रही है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे वर्ब लगने की वजह से इम्पैक्ट के बाद का ऑन निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन लग गया, यहाँ निकल गया। तो ये कंफ्यूजन होती है बहुत बच्चों को जो लकीर के फकीर हैं कि सर एक्सेस के बाद में टू कब लगेगा, हमने कभी लगा हुआ देखा है, कभी निकला हुआ देखा है। तो यही रीज़न है आप वर्ड को पकड़ नहीं पा रहे हो वो क्या काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट फिर से हो गया रिवाइज आपका, आज के क्विज में देखेंगे। अब जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ। अच्छा आर्टिकल था और थोड़ा सा मुश्किल भी था पढ़ने में। कह रहा है जी इनकरेक्ट फिगर को आपको जो है मार्कआउट करना है। इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को लेकर के जो है फॉर द ईयर लिख देता हूँ 2023, फॉर द ईयर 2023-24, ठीक है 23-24। आपको क्या लगता है वर्ल्ड बैंक ने 6.3% नहीं दिया तो ये आपका आंसर बन जाएगा, अगर आरबीआई ने 6.4% नहीं दिया तो ये आंसर बन जाएगा। तो जो आपको लगता है ना गलत मैच किया हुआ उन्हें पेयर, वो आपको आंसर बनाना है ना। इनकरेक्ट फिगर वाला आंसर अपने को लेना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, आप आर्टिकल अच्छे से पढ़ो और देखो है ना कौन सा वाला गलत है। सेकंड में पूछा है जी इनमें से कौन सी एक चीज ऐसी नहीं है जो एक फैक्टर है भारत की जीडीपी के फोरकास्ट में कांट छांट का। इनमें से किस चीज का मेंशन इस आर्टिकल में नहीं है? हायर कॉस्ट ऑफ बोर्विंग का, रशिया यूक्रेन क्राइसिस का, बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के दामों का, या फिर जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम पे प्रेशर है उसका। आर्टिकल जिसने अच्छे से पढ़ा है मेरे ख्याल से इजीली निकाल लेगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर फिर भी डाल दिया है, वहां से मैच कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पे। फ्लैजलिंग वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा है, सबको आना चाहिए। जैसा भी मीनिंग लिख सकते हो लिख दो, हिंदी में लिख दो चाहे, बस मीनिंग बताओ अपना है ना। फ्लैजलिंग का मीनिंग क्या होता है? चौथे का मतलब है किसी बात को साफ शब्दों में बोलने को क्या बोलते हैं, क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस करने को क्या कहते हैं। पांचवें में सेंटेंस इंप्रूव करना है, अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स में से एक को यूज करना है, ठीक है। तो सेंटेंस आपके सामने है, इसको ब्रेक करके देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। छवें सातवें में दो एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी आपको इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में, और दूसरी एरर आपको मिलेगी इस पार्ट में। चलो इस पार्ट में मिलेगी। अब ढूंढो आराम से, कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिए। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले, जरूर से आंसर को चेक करना, मेरे आंसर से अपने को मैच करना और बताना। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।